जय हिंद फ्रेंड्स। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग हाल ही में एडीआर केस 2023 में जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है उसकी चर्चा करेंगे और उसके साथ ही हम ईवीएम और वीवीपैट के बारे में भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों शुरुआत में सबसे पहले अभी हाल में एडीआर 2023 केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% मैचिंग से मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एडीआर संस्था ये वही संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के विरोध में भी याचिका दायर की थी और उसको सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो ये संस्था अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रही है इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में। इसी के तहत इसी ने सन 2002 में भी एक केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा उसे अपनी संपत्ति और शैक्षिक योग्यता का ब्यौरा देना होगा। इसका श्रेय भी एडीआर नाम की इस संस्था को ही जाता है। दोस्तों अब यहाँ पे हुआ ये कि वर्तमान में जो व्यवस्था है उसमें किसी भी विधानसभा क्षेत्र में 5 रैंडम पोलिंग स्टेशंस को लिया जाता है। रैंडमली कोई भी 5 पोलिंग स्टेशन चुन लिए जाएंगे एक विधानसभा क्षेत्र में और वहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की मिलान किया जाता है। अब अगर लोकसभा की बात करें तो एक लोकसभा क्षेत्र में अगर 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं तो वहाँ पर उन चारों विधानसभा क्षेत्र में 5 अलग अलग पोलिंग स्टेशंस चुने जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र में 5, यानी कि अगर 4 विधानसभा क्षेत्र हैं तो टोटल 20 पोलिंग स्टेशंस को चुना जाएगा और वहाँ पर ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान किया जाएगा। अब चूँकि एक बात हम लोग जानते ही हैं कि लोकतंत्र में विश्वसनीयता सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अगर आपकी विश्वसनीयता इस लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के प्रति नहीं है तो फिर यहाँ पर ये पूरे इस लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए ही एक खतरा हो जाता है और लोगों की विश्वसनीयता ख़त्म होगी तो यह सिस्टम भी धीरे धीरे ढहने लगेगा और हम लोग लोकतंत्र से शायद तानाशाही की तरफ बढ़ जाएं। तो इसी के लिए ताकि पारदर्शिता और बढ़ सके, चूँकि बार बार ईवीएम की शिकायतें सुनने में आ रही थी, हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं आया जहां पर यह सिद्ध हो सके कि ईवीएम में गलतियां हैं, परंतु लगातार उंगलियां उठ रही थीं, जिस कारण इस एडीआर नाम की संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से मना कर दिया। अब दोस्तों इस केस के अंतर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बारे में जानने से पहले हम थोड़ा सा ईवीएम और वीवीपैट के बारे में भी जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहले ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो दोस्तों भारत में इस ईवीएम के इंट्रोडक्शन से पहले जो भी वोटिंग होती थी वो बैलेट पेपर के ज़रिए होती थी और बैलेट पेपर में बूथ कैप्चरिंग की भी बहुत शिकायतें आईं। इसके अलावा उसकी गिनती करने में भी समय ज़्यादा लगता था, मैन पावर का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जिस कारण से वो लंबी, जटिल और एक थोड़ी सी खर्चीली प्रक्रिया थी। इसी के सॉल्यूशन के तौर पर ईवीएम आई। इस ईवीएम का सर्वप्रथम प्रयोग 1982 में केरल के पारावूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि आरपीए 1951 में केवल और केवल वोटिंग के लिए बैलेट पेपर को ही अधिकृत किया गया था और इस चुनाव के बाद 1984 में एक याचिका दायर हुई और एक केस आया जिसे कहा जाता है एसी जोसे वर्सेस सिवान पिल्लाई केस। और इस केस के अंतर्गत कहा गया, कोर्ट के द्वारा ये चीज़ कही गई कि भैया आरपीए में बैलेट पेपर के अलावा किसी और चीज़ का उल्लेख है नहीं, यहाँ पर ईवीएम की कोई बात ही नहीं की गई और इसने ईवीएम के प्रयोग को कैंसिल कर दिया, अर्थात ईवीएम खत्म, यहाँ से ईवीएम की कोई बात नहीं। तो इसके बाद 1989 में सरकार द्वारा आरपीए में संशोधन करके धारा 61A को जोड़ा गया और इसके बाद बैलेट पेपर और ईवीएम को समान दर्जा दिया गया, जिसके बाद ईवीएम अधिकृत हो गई। अब इसका प्रयोग धीरे धीरे बढ़ने लगा। अगर हम देखें तो 1998 के कुछ विधानसभा चुनाव जैसे केरल, तमिलनाडु आदि में इसका प्रयोग बढ़ा।
गोवा में इसका प्रयोग हुआ। और सर्वप्रथम भारत में 2004 के लोकसभा चुनाव में इसका फुल फ्लेजेड यूज़ हुआ, यानी कि सारी की सारी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, सारे 543 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी ईवीएम मशीन प्रयोग की गई। तो दोस्तों ये थी ईवीएम से संबंधित जानकारी। अब हम वीवीपैट के बारे में जानेंगे। अब दोस्तों ईवीएम के बाद वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। दोस्तों ये होती क्या है? ये एक पर्ची होती है जो एक ईवीएम के साथ एक प्रिंटर टाइप की मशीन अटैच रहेगी, और जब आप ईवीएम पे अपना वोट कास्ट करेंगे तो आपने जो भी बटन दबाया है, जिस पार्टी को वोट दिया है, उसका वेरिफिकेशन इस पर्ची के ज़रिए आप कर सकते हैं। इस वीवीपैट मशीन में ये पर्ची निकलेगी जिस पर प्रत्याशी का सिंबल, सीरियल नंबर अंकित रहेगा, और आप उससे अपने ईवीएम में दिए गए वोट का मिलान कर सकते हैं। लगभग 7 से 8 सेकंड ये पर्ची आपको वीवीपैट मशीन में दिखेगी, जहाँ पर एक बल्ब का, छोटे से बल्ब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके प्रकाश में आप इसको देख सकते हैं, और ये पर्ची वापस वहीं पर चली जाती है, ये वोटर को नहीं दी जाती। अब दोस्तों अगर वीवीपैट की बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों 2009 में आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी ने, जो कि भारत के एक बहुत प्रसिद्ध राजनेता हैं, इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की, और इन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए, और उस समय भी ईवीएम पे थोड़े बहुत उंगलियां उठ रही थी, तो हमें विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट नाम की कुछ पेपर ट्रेल की ज़रूरत है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी इस याचिका को निरस्त कर दिया, खारिज कर दिया। इसके बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट में इसी याचिका में स्वामी ने फिर से यही प्रार्थना की, और सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट को परमिशन दे दी, और इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल नागालैंड के नौक्सेन क्षेत्र में हुआ 2013 में। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपने एक आरपीए में गाइडलाइन नंबर 166 जोड़ी, चुनावी प्रक्रिया में गाइडलाइन 166 जोड़ी, और उसमें कहा कि रैंडमली किसी भी एक पोलिंग स्टेशन पे, एक विधानसभा क्षेत्र में किसी भी एक पोलिंग स्टेशन पे ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाएगा। लेकिन इसके बाद सन 2019 में चंद्रबाबू नायडू केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ईवीएम और वीवीपैट की जो मिलान होगा वो 5 क्षेत्रों में, 5 पोलिंग स्टेशन पे, एक विधानसभा क्षेत्र में 5 पोलिंग स्टेशन पर इसका मिलान किया जाएगा, ईवीएम और वीवीपैट का। रैंडमली कोई भी 5 पोलिंग स्टेशन चुन लिए जाएंगे और उनमें ईवीएम और वीवीपैट का मिलान किया जाएगा, जो व्यवस्था अभी भी वर्तमान में बरकरार है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि भैया वीवीपैट ने किस प्रकार से लोकतंत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित की, मदद की और विश्वसनीयता को बढ़ावा दिया। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव से वीवीपैट का इस्तेमाल फुल फ्लेजेड रूप से 100% से होने लगा, और लगातार अब जितने भी चुनाव विधानसभा के हों या अभी 2024 का लोकसभा चुनाव जो हाल ही में निपटा है, यहाँ पर सभी में 100% वीवीपैट की व्यवस्था की गई है ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने इस एडीआर 2023 के केस में क्या निर्देश दिए हैं। कुछ बदलाव, महत्वपूर्ण निर्देश और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो हम आगे देखेंगे। तो अब तक हमने ईवीएम और वीवीपैट की पूरी जानकारी प्राप्त की, और ये देखा कि एडीआर केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की 100% मैचिंग करने से मना कर दिया। उन्होंने ऐसा कोई भी निर्देश देने से मना किया जिससे 100% मैचिंग हो सके ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की। तो दोस्तों अब इस 100% मैचिंग के पक्ष में विशेषज्ञों ने जो तर्क दिए हैं उनको जान लेते हैं, जो कोर्ट में जिस पर बहस की गई। दोस्तों विशेषज्ञों का कहना है कि विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, विश्वसनीयता और पारदर्शिता
इन दोनों के बिना ये लोकतांत्रिक सिस्टम या यूं कहें तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनी वैल्यूज़ को धीरे धीरे खोता जाएगा। ठीक, और जैसे जैसे इस सिस्टम में लोगों की विश्वसनीयता कम होती रहेगी और पारदर्शिता कम होती जाएगी, वैसे वैसे हम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से शायद तानाशाही की ओर बढ़ जाएंगे। तो विश्वसनीयता और पारदर्शिता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफलता को सुनिश्चित करने के दो महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अति महत्वपूर्ण कारक हैं। अब दोस्तों, लोकतंत्र में लोकतंत्र की सफलता के लिए या लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से ही इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति लोगों की विश्वसनीयता बढ़ती है और कहीं ना कहीं पारदर्शिता को भी बढ़ावा मिलता है। तो इसके पक्ष में विशेषज्ञों ने कहा कि 100% मैचिंग की जाए ताकि इस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ सके, ट्रांसपेरेंसी बढ़ सके और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर कोई उंगली ना उठे। इसके अलावा लोग बाग ये भी तर्क देते हैं विशेषज्ञ कि ये ईवीएम मशीन जो कंपनियां बनाती हैं वो कंपनी दोनों ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पीएसयूज़ हैं, भारत सरकार की पीएसयूज़ हैं। दोनों के नाम बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईसीआईएल इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों ही भारत सरकार की पीएसयू हैं और इसलिए ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करती हैं। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के केस का निर्णायक नहीं होना चाहिए। तो विशेषज्ञों ने कहा कि भैया ये तो पीएनजे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन कर रही हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक ऐसा एक भी मामला नहीं आया जहां पर यह सिद्ध हो सके कि ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है या ईवीएम में हम वोट जो अपना वोट रिकॉर्ड करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, वो करते कुछ और हैं और जा कहीं और रहा है। ऐसी कोई भी शिकायत या ऐसी कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ओपन हैकाथॉन चैलेंज भी रखा था कि आइए जिसको भी है, उन्होंने चैलेंज किया था कोई भी आए और ईवीएम को हैक करके दिखाए, परंतु वहाँ भी ऐसा कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाया। हाँ, पर विशेषज्ञों ने एक उदाहरण दिया था माइडुगुरु। माइडुगुरु विधानसभा में, आंध्र प्रदेश में एक जगह है माइडुगुरु। तो यहाँ पर चुनाव के पहले, एक्चुअली जब भी कहीं भी चुनाव होने होंगे तो उस दिन सुबह पोलिंग स्टेशन पर ईवीएम आती हैं और ईवीएम वहाँ का प्रिसाइडिंग ऑफिसर उन ईवीएम को मंगाएगा और वहाँ पर उस बूथ के लिए जो भी पोलिंग एजेंट पार्टियों द्वारा निर्धारित किए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, उन सभी पोलिंग एजेंट्स को बुलाएगा और उन पोलिंग एजेंट्स के सामने उस ईवीएम का डेमो देगा। उनसे कहेगा कि आप अपना वोट रिकॉर्ड करें और वह यह प्रदर्शित करेगा कि क्या ये ईवीएम सही ढंग से काम कर रही है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, जो कि असली चुनाव से पहले होती है, असली वोटिंग से पहले, इसे कहते हैं मॉक पोल। मॉक पोल। तो इस मॉक पोल के दौरान वोट रिकॉर्ड किया जाता है। अब माइडुगुरु में यह हुआ कि ईवीएम और वीवीपैट की जब मैचिंग की गई तो उस मैचिंग में वोट ईवीएम में कुछ गड़बड़ी मिली, दोनों की मैचिंग में असमानता पाई गई। अब ऐसा हुआ इसलिए कि जब मॉक पोल में जो वोट रिकॉर्ड किए गए थे वो एक्चुअली वो वोट डिलीट कर दिए जाते हैं असल चुनाव से पहले, असली वोटिंग शुरू होने से पहले उस ईवीएम से डिलीट कर दिए जाते हैं। पर वहाँ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो मॉक पोल के वोट्स डिलीट करना भूल गए। लेकिन वो ईवीएम की गलती नहीं थी। ऐसा नहीं था कि ईवीएम हैक हो गई या ईवीएम में कोई गड़बड़ी की गई या प्रोग्रामिंग में कुछ बदलाव करके कुछ और गड़बड़ी कर दी गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की गलती थी, ना कि ईवीएम की मशीन की गलती है, कोई उसमें कोई गड़बड़ी सिद्ध नहीं हो रही। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में निर्णय देने से मना कर दिया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनावश्यक हर चीज़ पर शक करना, हर संस्था पर शक करना, ये भी अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी संस्थाओं पर विश्वास रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर हम 100% मैचिंग करेंगे ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों की तो कहीं ना कहीं ये समय ज़्यादा लेगा, समय ज़्यादा लगेगा, मैन पावर ज़्यादा लगेगी, ठीक। और मैनुअल काउंटिंग में
मैनुअल काउंटिंग में गलती होने की भी संभावना हो सकती है मैचिंग के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिस्टम फीजिबल नहीं हो सकता, साथ ही साथ समय ज़्यादा लगेगा, तो ये प्रोसेस का पूरे रिजल्ट का समय भी बढ़ जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा ये भी कहता है कि चूंकि ईवीएम वाले पूरे सिस्टम की सुरक्षा, उसकी देखरेख का काम इलेक्शन कमीशन का है और वह अपना काम अच्छे से कर रहा है और हमें उस पर विश्वास करना होगा, रखना होगा। अब हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मिस्टर राजीव कुमार साहब, उन्होंने बड़े हंसते हुए चुनाव खत्म, वर्तमान लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब रिज़ल्ट आ गए, सब चीज़ें हो गई, तो उन्होंने बड़े मजाक के लहजे में कहा कि ईवीएम अभी सो रही है और 2029 में फिर से गाली खाने वापस आएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि ईवीएम पर लगातार उंगलियां उठती रही हैं, वो लगातार गाली खाती रही है, परंतु ईवीएम अपना काम सही तरीके से कर रही है और वर्तमान के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट में भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर कोई बड़ी भारी गड़बड़ी नहीं दिखी, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है अब तक। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2 महत्वपूर्ण निर्देश दिए। ये निर्देश क्या हैं, ये हमें जानना चाहिए। पहला निर्देश, सिंबल लोडिंग यूनिट SLU मतलब सिंबल लोडिंग यूनिट को 45 दिन तक स्टोर करके रखना होगा। अब दोस्तों ये सिंबल लोडिंग यूनिट होती क्या है? एक्चुअली वीवीपैट मशीन में सिंबल लोड करने के लिए एक मशीन, इसको एक मशीन मान सकते हैं, एक टूल मान सकते हैं। ये किसी कंप्यूटर से अटैच किया जाएगा, ये कंप्यूटर हुआ, इससे SLU अटैच होगा, इसमें सिंबल लोड किए जाएंगे प्रोग्रामिंग के ज़रिए और ये सिंबल वीवीपैट मशीन में लोड कर देगा। तो दोस्तों SLU सिंबल लोडिंग का काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एहतियातन ये कहा है कि अब 45 दिन तक, चुनाव संपन्न नतीजे आने के बाद 45 दिन तक SLU को स्टोर करके रखो, ताकि अगर विवाद की कोई स्थिति दिखे तो विशेषज्ञों द्वारा SLU को भी चेक कराया जा सके और वीवीपैट से मैच करा जा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कैंडिडेट सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आए, भाई जो जीता वो पहली रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक पे जो भी आता है, वो कैंडिडेट अगर उन दोनों में से कोई चाहे तो अपने खर्चे पर 5% ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग, जी हाँ दोस्तों 5%, ना कि 5। अब ये 5% जो ईवीएम होंगी, उनका चुनाव होगा, उन 5% ईवीएम का वो चुनाव इन कैंडिडेट्स के द्वारा किया जाएगा। अगर मान लो इनको लगता है, जैसे हमारा शहर उरई में डीवीसी के पोलिंग बूथ पे अगर लगता है कैंडिडेट जो दूसरे और तीसरे पे आए, उन्हें लगता है कि डीवीसी के बूथ पर गलत तरीके से वोटिंग हुई है, ईवीएम में गड़बड़ी है, तो वो अपने खर्चे पर ये लिस्ट देंगे कि कौन कौन से बूथ, जैसे डीवीसी, आर्य कन्या और भी कोई बूथ हो सकता है XYZ, तो यहाँ पर इन बूथ की लिस्ट ये कैंडिडेट्स इलेक्शन कमीशन को दे देंगे। इलेक्शन कमीशन इन 5%, और ये 5% हर असेंबली सेगमेंट में, या मान लो एक विधानसभा क्षेत्र है तो वहाँ पर, अगर एक लोकसभा में 4 विधानसभाएं आती हैं तो उसी प्रकार से पर असेंबली सेगमेंट में ये 5% ईवीएम और वीवीपैट की मैचिंग होगी। इसका सारा खर्चा ये कैंडिडेट देंगे। अगर इनका दावा सही पाया जाता है तो इनका खर्चा इन्हें वापस मिलेगा और चुनाव रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा से चुनाव होगा। अगर इनका दावा गलत निकलता है तो इनकी सारी पैसा जो इन्होंने जमा किया था वो इलेक्शन कमीशन जब्त कर लेगा, उसका सारा खर्च इन्हें वहन करना होगा अगर इनका दावा गलत निकला। दोस्तों इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सुझाव भी दिया है, क्योंकि अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैनुअल काउंटिंग में ईवीएम और वीवीपैट की मैनुअल मैचिंग में गलतियां हो सकती हैं। तो उन्होंने इसमें कहा कि वीवीपैट पर्ची पर, जैसे वीवीपैट पर्ची पर अभी क्या क्या होता है, सिंबल, कैंडिडेट का सिंबल, उसका नाम, सीरियल नंबर, 3 चीज़ें। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो वीवीपैट पर्ची पर एक बारकोड अंकित कर दे और उस बारकोड के ज़रिए, उस बारकोड का प्रयोग मैचिंग के दौरान, जो मैनुअल मैचिंग की जाती है उसके बजाय किसी मशीन के द्वारा बारकोड के ज़रिए मैचिंग कर ली जाए और उसकी वजह से गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। तो अब दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों निर्देशों ने कहीं ना कहीं पारदर्शिता और विश्वसनीयता को बढ़ावा दिया है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ईवीएम और वीवीपैट विवाद, ये जो मैचिंग का विवाद है, शायद थमेगा या इसमें कुछ ना कुछ गिरावट देखने को आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टॉपिक क्लियर रहा होगा। थैंक यू, जय हिंद।
है।